अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है FCPS यूरोलॉजी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। काफ़ी लोग बोलते हैं आप अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए ये सिर्फ यूरोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो FCPS में बैठ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई। आपको पता है कि यूरोलॉजी की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। पहले आपने 2 साल जनरल सर्जरी करनी होती है, फिर इंटरमीडिएट मॉड्यूल पास करते हैं, फिर आप यूरोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हम जो आज आपको बताएंगे वो यूरोलॉजी की ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे कि आपने क्या करना है। 2 प्री रिक्विजिट होते हैं आपके एग्ज़ाम के। एक आपका जो है डिसर्टेशन, जो कि आपने साइनॉप्सिस का अपना टॉपिक को किया होता है, उसका अप्रूव होना, और एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल होना। अगर ये 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं और 3 साल आपके गुजर गए हैं CPSP की रिकग्नाइज ट्रेनिंग में, तो आप पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है FCPS का, वो 2 मेन कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है। एक थ्योरी जिसमें MCQs होते हैं, 100 MCQs एक पेपर में होते हैं और 100 MCQs दूसरे पेपर में होते हैं, और ये 200 MCQs होते हैं जिसको आपको पास करना। बहुत से लोगों की ये क्वेरी होती है कि जी हमारे तो 70 एक पेपर में आ गए, या ओवरऑल एग्रीगेट हमारा 75 था फिर भी हम फेल हो गए, 70 से ऊपर था एग्रीगेट तब भी हम फेल हो गए। रफली जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं और इनका जो एग्रीगेट निकलता है वो दोनों पेपर्स का अलग अलग निकलता है। अगर किसी एक पेपर में आपके 58 हैं और दूसरे पेपर में 70 प्लस हैं, तो आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल एग्रीगेट को नहीं देखते, दोनों पेपर्स की स्कोरिंग को अलग अलग देखते हैं। तो वो तकरीबन अगर 70 आपने स्कोर किया है तो वो आपके कट ऑफ पे आप ज़्यादा चांसेस है कि आप पास कर सकते। पार्ट 2 के एग्ज़ाम की तैयारी जो है उसके लिए 2 तरीके हैं पढ़ने के। एक है कि जो आप बीमारी देखें, जो आप डिजीज़ देखें OPD में, वही आप जाके शाम को या उसी वक्त अपनी किताब से पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि शुरू से लेके आखिर तक आप किताब पढ़ें। तो ये 2 तरीके हैं। अगर 3 साल पे आपने, जैसे आप रेजिडेंसी में शुरू की, आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो आप जो है कैम्बल यूरोलॉजी पढ़ें। कैम्बल यूरोलॉजी बहुत मोटी किताब है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव किताब है और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप कैम्बल यूरोलॉजी पढ़ें अगर आपके 3 साल रहते हैं। अगर आपका 1 साल रहता है और आपने नहीं पढ़ा या आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो गाइडलाइंस आती हैं EUA, यूरोपियन गाइडलाइंस आती हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस आती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। स्मिथ एक किताब आती है जो कि थोड़ी छोटी होती है, उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मिथ यूरोलॉजी की आप एक एक लाइन हिफ्ज कर लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें उसको, तो आपका कोई भी MCQ मुश्किल है कि रॉन्ग हो। फिर एक हैंडबुक आती है ऑक्सफोर्ड के नाम से, वो बिल्कुल चलते फिरते अपने लैब कोट की या पॉकेट में आप कहीं रख सकते हैं, और जैसी कोई आपने बीमारी देखी उसको खोला और उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि क्या है। तो ये मेन किताबें थी। मेन तरीका है कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। ये सारी जब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ आपको एक सर्जिकल किताब भी अपनी रखनी है। ये तो थियोरेटिकल आपको नॉलेज देगी कि जी कितना है, क्या है, इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल किताब आपको ऑपरेशन के बारे में बताएगी, और वो किताब जो है वो आप क्लिवलैंड, हिनमैन, मार्शल, मल्टीपल नामों से आती है। ऑक्सफोर्ड की भी एक आती है हैंडबुक, वो छोटी सी होती है, उसमें सर्जिकल स्टेप्स लिखे होते हैं, सर्जिकल। तो ये सर्जिकल किताबें हैं और थियोरेटिकल किताबें, 2 किताबों को आपने कॉम्बो लेके चलना है, तो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। MCQs की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू सॉल्व एन MCQ। ये भी एक आर्ट है। जो MCQs आप देख रहे हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए कर रहे हैं, तो जो आपको सिंपली आ रहे हैं वो करते करते चले जाएं आगे, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक, डिफ़िकल्ट, मुश्किल MCQs हैं उनको आप बाद में देखें। एक ये टेक्निक होती है। दूसरी ये होती है कि आप टाइम देते रहें, सोचें उसके बारे में, उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। तो मैं तो ये करता था, जो सिंपल MCQs होते थे वो सारे मैं पहले सॉल्व कर लेता था, फिर जो टाइम देने वाले MCQs हैं उनको बाद में। फिर जब आप MCQ को सॉल्व कर रहे हैं तो उस MCQ के अंदर 3 से 4 तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता चल जाती हैं। 3 तो बड़ी इजीली पता चल जाती हैं कि गलत हैं। 2 जो होती हैं उसके अंदर आप कंफ्यूज होते हैं, और उन 2 में आप फिर वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि MCQs होते हैं। अब दूसरा उसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है वाइवा। जब आप MCQs के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो पास हो जाएगा आपका, तो फिर आप एलिजिबल होंगे वाइवा में बैठने के लिए।
अगर आपने अपना एमसीक्यू पास कर लिया, उसके बाद आप अपना ये वाइवा जो है और टॉक्स जो है, इसमें 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में वो पास नहीं कर पाते तो फिर वापस आपको जो है थ्योरी देनी पड़ती है। फिर जब आप अपने वाइवा के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है थ्योरी की उससे प्रिपरेशन से। लोग उसमें भी वाइवा की प्रिपरेशन में भी किताबों को लेके और वो घूम रहे होते हैं। वाइवा की जो प्रिपरेशन है बिल्कुल अलग होती है। वाइवा के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक टॉक्स होता है TOACS और एक जो है आपका लॉन्ग केस और शॉर्ट केस होता है। पहले टॉक्स की जगह टेबल वाइवा होता था, उसमें बहुत बायस था। टॉक्स अब एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। कुछ लोग कहते हैं 12 से 13 स्टेशंस आते हैं आपके टॉक्स के और 7 से 10 मिनट के बीच में एक स्टेशन होता है और इसमें कुछ 2-3 रेस्ट स्टेशंस भी होते हैं, तो कुल मिला के 15 स्टेशंस होते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले आपका टॉक्स होता है। पहले ये होता था कि टॉक्स आप पास कर लेते थे तो फिर उसके बाद आप पास या फेल करते थे तब भी आप उसमें एग्जाम में जाके बैठ सकते थे, लेकिन अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है सीपीएसपी ने। अब आप जो है अपना टॉक्स पास करेंगे तो ही आप लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के लिए जा सकते हैं। तो जो 2 कंपोनेंट है टॉक्स है और लॉन्ग केस शॉर्ट केस एक अलग कंपोनेंट है। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं। टॉक्स का आपका पास करना ज़रूरी है। अगर आपने टॉक्स पास कर लिया तो फिर आप अपने लॉन्ग और शॉर्ट केस पे जाएंगे। टॉक्स के जैसे हमने बात की 12 स्टेशंस हैं, 13 स्टेशंस हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अंदर एक आपका काउंसलिंग का सेशन हो सकता है, कोई भी अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा हो सकता है, अल्ट्रासाउंड आपको करना है कुछ ऐसा। ट्रांसप्लांट के ऊपर एक कोई सिनेरियो हो सकता है, ट्रॉमा के ऊपर सिनेरियो हो सकता है, ऑन्कोलॉजी के ऊपर सिनेरियो हो सकता है। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जा सकते हैं, कोई भी रिसेक्टोस्कोप, यूरेट्रिक कैथेटर, कोई भी इस तरह की चीज़ रखी जा सकती है। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो यूएफएम रखा जा सकता है, यूरोडायनेमिक स्टडी की एक स्लाइड रखी जा सकती है। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखने वाली हैं वो रखी जाए। एक दफ़ा तो माइक्रोस्कोप की भी वो आई थी कि माइक्रोस्कोप में क्या कैसे टीबी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको टॉक्स के बारे में बताई। फिर आपका लॉन्ग केस और शॉर्ट केस होता है। लॉन्ग केस जो है वो 1 घंटे का होता है। 20 मिनट जो होते हैं वो कैंडिडेट के पास होते हैं कि वो उसमें हिस्ट्री ले और एग्जामिन करे, और 20 मिनट फिर उसके बाद एक एग्जामिनर वाइवा लेता है और 20 मिनट एक एग्जामिनर वाइवा लेता है। इस तरह से 1 घंटे का होता है। अगर आपका लॉन्ग केस फेल हो जाए तो आप एग्ज़ाम फेल कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग केस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये टॉक्स एक दिन हो गया आपका, आप घर चले गए, रिजल्ट आ गया, आपने पास कर लिया, अगले दिन फिर ये आपका लॉन्ग केस और शॉर्ट केस होते हैं। पहली चीज़ जो आप एग्जामिनर के सामने फेस करेंगे वो लॉन्ग केस है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर 20 मिनट के अंदर आप अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन नहीं कर पाएँ सही तरीके से तो आप अपना लॉन्ग केस पास नहीं कर सकते। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 30 से 40 हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके एग्ज़ाम में जाएं। रोज़ाना 1 करें, रोज़ाना 2 करें। बैठ के सोचें कि जी अच्छा ये हेमेचूरिया में मुझे ये पूछना था, ये पूछना था, पेन में ये पूछना था, ताकि कोई भी स्टेप ना पूछें। हमने ऐसा देखा है कि एक पेशेंट प्रोस्टेट का आया और लोग डीआर ही नहीं कर पाए और टाइम ओवर हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट पास नहीं कर सकता। तो मेरा एम्फेसिस हमेशा यही है कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करें अपनी टाइमिंग के साथ, और किसी बंदे को साथ खड़ा करके अकेले मत करें, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मिस्टेक्स आपके जो 6 लॉन्ग केस हैं उसमें एक स्टोन डिजीज़ है, उसमें यूरेट्रिक स्टोन हो सकता है, ब्लैडर स्टोन होता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। एक ये आपका लॉन्ग केस है। 3 ट्यूमर्स हैं जिसमें एक रीनल ट्यूमर है, ब्लैडर ट्यूमर है और प्रोस्टेट का ट्यूमर है, ये हो सकते हैं। एक PUJO हो सकता है और एक एनलार्ज प्रोस्टेट जिसे BPH कह सकते हैं उसके ऊपर हो सकता है। लॉन्ग केस में आपके 6 मेन केसेस होते हैं जिस पे आपका लॉन्ग केस होता है। इसमें कोई बचत नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं बताई तो आप वो पास नहीं कर सकते अपना एग्जाम, इसलिए आपको एक एक चीज़ इसके अंदर पता होना ज़रूरी है। पर्सनली ये रेकमेंड करता हूँ कि ये जो लॉन्ग केसेज हैं ये आप कैम्बल से पढ़ें और अच्छे तरीके से इनको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस, फॉलो अप, ट्रीटमेंट सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और जो चीज़ लोग बहुत मिस करते हैं लॉन्ग केस के अंदर वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जैसे ही आपकी ये ख़त्म होगी 20 मिनट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनर बोलेगा आप अपनी हिस्ट्री को कंपाइल करें, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने कैसे बताना है। 20-year-old मेल रेजिडेंट ऑफ दिस, या रेजिडेंट ऑफ कराची, फार्मर बाय ऑक्यूपेशन,
केम टू अस विद, ये पूरा तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरह से आपने उस अपनी हिस्ट्री को फ्लाइट देनी है उस एग्जामिनर के सामने, ताकि एक उसके सामने अच्छा कॉन्सेप्ट आपका, अच्छी एक आपकी रेपो बने उसके सामने। और 90% एग्जामिनर्स आपको रोक देंगे कि सही आप हिस्ट्री सही ले रहे हैं, पॉजिटिव फाइंडिंग बताएं, उसमें आपने अच्छी पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो आपसे पूछेगा। जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आप लिए उस पर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बतानी है, अगर वो आपने सही नहीं बताई तो भी आप फेल हो सकते हैं और मिसगाइड हो सकती है। और वो जितनी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उस सब का जो है आपको उस बीमारी के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसलिए लॉन्ग केस एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है और उसको आपने बड़ा फोकस रखा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट केसेस। लॉन्ग केसेस के बाद शॉर्ट केस होंगे। शॉर्ट केस आपके 4 होंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का एक होगा, तो टोटल ये 40 मिनट का होगा आपका। जब भी आप किसी शॉर्ट केस पे जाएंगे तो 2 से 3 मिनट एग्जामिनर आपको बोलेगा कि एग्जामिन करें, फिर उसके बाद 3 मिनट या 2 मिनट बाद वो आपको बोलेगा आ जाएं आप वाइवा लेते हैं इसके ऊपर, और फिर वो आपसे वाइवा लेगा। ये सारे वो केसेस हैं जो कि फिजिकली आपको दिखते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका पीसीएन हो सकता है जो कमर में नलकी लगी हुई है, सुप्राप्यूबिक हो सकता है, आपके जेनेटेलिया का हो सकता है जिसमें आपके हाइपोस्पेडियस, हाइड्रोसील, अनडिसेंडेड टेस्टिस, वेरिकोसील हो सकता है, ट्रांसप्लांटेड किडनी हो सकती है, एक किडनी होगी, स्वेलिंग होगी, उसको आपने आके एग्जामिन करना है। एवीएफ फिस्टुला हो सकता है, फिस्टुला की जो एक यू किडनी के ऊपर बड़ी अच्छी एग्जामिनेशन की वीडियो है जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी उसकी। तो इसी तरह से ये 9-10 आपके शॉर्ट केस होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि लोग समझते हैं पीसीएन है तो खाली पीसीएन पे ही वाइवा होगा, पीसीएन पे तो वाइवा होगा आपका, लेकिन वो डाइवर्जन है एक तरफ की, तो उसमें वो आपसे डीजे के भी सवाल पूछ सकते हैं, उससे और आइलियल कॉन्डुइट और डाइवर्जेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसमें ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर पूछ सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। तो एक एक टॉपिक की आपको नॉलेज अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। ये सारी मैंने आपको एक सुपरफिशियली बताया है कि किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और एफसीपीएस का एग्ज़ाम होता किस तरह से है। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने तैयारी तो सारी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, एग्ज़ाम में आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जा रहा है, आपकी सेफ्टी को चेक किया जा रहा है, रीसेंट एडवांसेस, नॉलेज, मल्टीपल चीज़ों को चेक किया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि आप पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है, वो आपको फेल कर सकता है और आप जो है अपडेटेड नॉलेज नहीं है, आपकी नॉलेज गलत है और कॉन्फिडेंस भी आपका शायद है। वो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह से बोले कि जी क्या था ये, तो उसने बोले एक और दफ़ा पूछा क्या था और आप डर गए, तो फिर आप इस तरह से आप शेकी होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। हैव फेथ इन यू, बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस करें, हैव ट्रस्ट इन गॉड। इफ इट इज़ योर डे, nobody can stop you from clearing your exam, and if it is not your day, then there will be a next day which will come. तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत एग्ज़ाम में गया हूँ एज अ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर, मैंने देखा है कि लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं, जाहिर बात है, अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन उसको कूप अप करने का तरीका ये है कि अगले दिन फिर से बैठना है और फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से एग्जामिन करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है इस एग्ज़ाम में। ये जो है देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मे बी आप अभी एक अंधेरे वाले टनल में जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ दैट देयर इज़ अ लाइट एंड यू हैव टू फाइंड दैट लाइट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हारिस कुरैशी पे मुझे सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बेल आइकॉन आप प्रेस करें और बाकी वीडियोस भी आप देखें। थैंक यू।